इस पिक्चर में एक और मुल्क है वेनेजुएला जहाँ पे अमेरिका एंटर हो गया। और एंटर भी ऐसा हुआ कि एक दिन ट्रम्प साहब ने कहा कि भाई आज के बाद हमारा वहाँ पे राज है। और ये बड़ा हैरान के और उनको पकड़ के ले आए हैं जनाब, उसको उसकी बीवी को पकड़ के रूलर को ले आए हैं न्यूयॉर्क में, और हम आपका फैसला करेंगे। इसको इस सारी पिक्चर में कहीं देखा जा सकता है, इनका कोई ताल्लुक बनता है आपस में? बहुत गहरा ताल्लुक है। अच्छा। दोनों मुल्कों के अंदर सिमिलैरिटी बहुत है। दोनों एंटी अमेरिकन है, इंपीरियलिज्म के खिलाफ हैं दोनों जो हैं पाबंदी ज़दा मुल्क हैं, और दोनों अल्ट्रा नेशनलिस्ट हैं। ईरान भी और वेनेजुएला भी है। अब वो उसका स्ट्रेटजिक बैकयार्ड है। तो अमेरिका को बड़ी तकलीफ है कि यहाँ पे ईरान सोचे, ईरान के लोगों को वहाँ पे पासपोर्ट दिए गए वेनेजुएला के, क्योंकि ईरानी ट्रैवल नहीं कर सकते अपने पासपोर्ट पे, वो वेनेजुएला के पासपोर्ट पे अमेरिका ट्रैवल करते थे। और वहाँ के ऊपर यूनिवर्सिटीज़ में ईरानी जो थॉट है उसे कराकस में फैलाया जा रहा था। ये हम अब वो वहाँ के ऊपर मैं आपको ताल्लुकात के अंदर कितनी ज़्यादा आप कह लें कि एम्बेडेडनेस है, कितना एम्बेड है ताल्लुक आपस में दोनों मुल्कों का। और तेल कैसे बेच रहे थे, अब उनका हैवी ग्रेड तेल है जो कि पेट्रोकेमिकल्स में, पावर प्लांट्स में, इंफ्रास्ट्रक्चर में, जेट्स में इस्तेमाल होता है। ईरान उन्हें क्या बेचता था, वो नेचुरल गैस जो लिक्विड है वो फार्म में बेचता था और पेट्रोल बेचता था। बार्टर सिस्टम करते थे, पैसा तो ले नहीं सकते, स्विफ्ट सिस्टम से बाहर हैं, तो शैडो फ्लीट चलाते थे जिसमें झंडे कुछ लगे होते थे जहाज़ों के ऊपर है, वो करते थे। अब ट्रंप जो है वो बैरी कजाक बन गए हैं, वो रोकते फिरते हैं, हमले करते हैं, तो उससे काफ़ी मुश्किल सूरत हाल का सामना करना पड़ा है। लेकिन मामला शुरू होता है वड़ाई साहब वेनेजुएला का 1992 में, जब हुगो शावेज वो रेवोल्यूशन की मूवमेंट वहाँ पे खड़ी करते हैं, नेशनलिस्ट मूवमेंट, बोल्वेरियन रेवोल्यूशन लेके आते हैं, ठीक है। 98 में पावर उनके हाथ में आती है, 99 में वो फैसला करते हैं इकॉनमी स्टेट लेड होगी, और वो भी वही करते हैं जो मुसद्दिक ने किया था कि भाई सारा तेल जो है हमले अब सरकार चलाएगी। अब अमेरिकन कंपनीज जो हैं वो पहले से वहाँ पे थी, तो ट्रंप इसीलिए कहते हैं ना कि ये चोरी का तेल है, हमारे उन कंपनियों को बाहर निकाल दिया गया। 26 साल से वहाँ पे यूनाइटेड सोशलिस्ट गवर्नमेंट है, जिसके अंदर मडोरो 2013 में हुगो शावेज के बाद वहाँ के ऊपर मौजूद थे, और ईरान के साथ उनकी कारों की फैक्ट्रियाँ, सीमेंट के इदारे उन्होंने वहाँ के ऊपर बनाए। ईरान की जो आप कह लें कि कंपनीज़ हैं वो वहाँ के ऊपर ऑपरेट करती हैं। ईरान के ड्रोन्स वहाँ पे, शहीद ड्रोन्स, उसकी असम्बलिंग वहाँ के ऊपर होती है। ईरान नेवी को वहाँ पे ट्रेनिंग देता है, और ईरानी जनरल जो हैं वहाँ के ऊपर जाके पनाह भी लेते हैं। अमीसा महीने के बाद जिन लोगों पे इल्ज़ाम लगे वो सारे भाग के वहाँ के ऊपर वेनेजुएला में चले गए थे। तो डोनाल्ड ट्रंप का ज़ीरो टॉलरेंस है, और ये मनरो डॉक्ट्राइन सुना होगा 1823 में, तब भी अमेरिका का यही था कि हम अपने पड़ोस के अंदर इजाज़त नहीं देंगे कि किसी मुल्क को, पर्टिकुलरली जो दुश्मन रियासतें हैं, वो अपना इन्फ्लुएंस बढ़ाएं। और दो ही हैं उसमें, चाइना और दूसरा था रशिया। लेकिन ईरान भी उसको इस्तेमाल करता था, क्योंकि जो वेनेजुएला का तेल है उसे कहा जाता है ब्लैक गोल्ड। और एक और भी मैं बात बताऊँ, वेनेजुएला दुनिया का 5वां बड़ा मुल्क है व्हेन इट कम्स टू गोल्ड, सोने के एतबार से। तो वहाँ से ईरान सोना स्मगल भी होता था, और वो सोना फिर पैसों में कन्वर्ट होता था, क्योंकि जब आप चैनल्स बंद कर देंगे लीगल, तो मुल्कों ने सांस तो लेना, हाँ, कहीं से वेंटिलेशन तो लेनी है। तो उस चीज़ को ट्रंप ने वो एक तोड़ने की कोशिश की। तो आप समझें कि जो मगरबी किला था रशिया, ईरान और चाइना का, वो ट्रंप ने फतह कर लिया। और ट्रंप वहाँ से सदर को नहीं लेके गए, ब्लैक बॉक्स को लेके गए हैं। अच्छा। और ब्लैक बॉक्स हैं वो उनके जो प्रेसिडेंट हैं, अगर वो ज़ुबान खोलते हैं तो वो जो कुछ वहाँ के ऊपर इरानियन कर रहे थे और जो चाइनीज़ वहाँ के ऊपर कर रहे थे, वो चीज़ बाहर आ जाएगी। मुझे लगता है कि न्यूयॉर्क की वो बदनामे ज़माना जेल जिसके अंदर उन्हें रखा गया और जिन हालात में रखा गया है, वो शायद ज़्यादा देर प्रेशर सस्टेन ना कर सके हैं, क्योंकि डोनाल्ड ट्रंप पे कोई एतबार नहीं। डोनाल्ड ट्रंप इसी सदर को पता कहाँ लेके गए थे पहले, क्यूबा में ग्वांतानामो बे जेल, और आप जानते हैं बदनामे ज़माना जेल है। और वहाँ से इनको दिखा के कि टॉर्चर किस तरह का होगा अगर तुम जुबान नहीं खोलोगे। तो चीन को इस वेनेजुएला वाले किस्से में क्या फ़र्क पड़ सकता है, क्या होगा? चीन को बड़ाई साहब बहुत बड़ा धचका पहुंचा है। उनकी अरबों डॉलर की सरमायाकारी वहाँ पे स्टक हो गई है, क्योंकि इस वक्त डोनाल्ड ट्रंप अपने ट्विटर हैंडल पे कह चुके हैं, तस्वीर लगा के, एक्टिंग प्रेसिडेंट ऑफ वेनेजुएला, मैं ही हूँ भाई। बिल्कुल। और आपने उनकी वीडियो देखी कि सिग्मा एडिट है, जिसमें मदुरो बात कर रहे हैं, अगले मंजर में उनको हथकड़ियाँ लगी हैं, और तीसरे मंजर में डोनाल्ड ट्रंप चलते आ रहे, इस तरीके से। यानी ये सदर बन गए और इन्हीं के जो नायब सदर हैं वो वहाँ पे उसी तरह से आ जाएंगे, उसी तरीके से। ये तो बड़ा आप सोचिए, डोनाल्ड ट्रंप कॉलोनी की तरह चला रहे हैं, जिस तरीके से हमारे साथ किया गया था। तो वहाँ पे 13 अरब डॉलर उनके स्टक पड़े हुए हैं। और वहाँ से जो तेल था, याद रखें चाइना को कोई तेल की ज़्यादा ज़रूरत नहीं थी, क्योंकि तेल की कॉस्ट बड़ी ज़्यादा पड़ती थी। रास्ता की मैं बात कर रहा हूँ, दूसरा उसको साफ़ करने के अंदर बड़ी लागत आती थी। सिर्फ आप सोचें कि वहाँ से जो तेल उठा रहे थे वो 4% है इनका चाइना का। चाइना 13% तेल अपना उठाता है यहाँ से, ईरान से,
और इंटरेस्टिंग बात है, जो कंट्री डिस्कस नहीं होगा वो इराक है, 13% वहाँ से उठाता है। तो डोनाल्ड ट्रंप चाहते हैं कि इराक का तेल इराक की तामीर नौ में इस्तेमाल हो, तो अब वो वहाँ के ऊपर भी जाने की तैयारी रखते हैं, इराक के अंदर भी, क्योंकि इराक में उनकी स्टेशन आर्मी है वहाँ पे। 2026 में ये अब ईरान वाला भी समझे कि पास ये काम सारे किसी भी दिन कुछ भी हो सकता है। बिल्कुल। और डोनाल्ड ट्रंप अटेंशन सीकर है। डोनाल्ड ट्रंप जो है वो हर सूरत में कोई डल मोमेंट नहीं चाहते। इसके बाद वो इराक की तरफ जाएंगे, वो इराक की तरफ जाएंगे और हर सूरत के अंदर वो जाएंगे। मैं आपको बता रहा हूँ, डोनाल्ड ट्रंप टारगेट कर रहे हैं इस वक्त उन समंदरी रूट्स को जिन रूट से चाइना जो है तजारत करता है, और दूसरा चाइना के दुनिया के अंदर जहाँ जहाँ माशी स्टेक्स हैं उसको डैमेज कर रहे हैं। मतलब डायरेक्ट कन्फ्रंटेशन नहीं कर रहे, डायरेक्ट नहीं कर रहे, लेकिन चाइना जहाँ जहाँ से सुपर पावर बनने की तरफ जो चीज़ें जा रही हैं बिल्कुल उन्हीं को रोक रहे हैं। बिल्कुल। और यहाँ पे चाइना के भी बहुत बड़ी नाकामी है बड़ा साहब, $50 करोड़ का इन्होंने वेपन वहाँ पे बेचा, और रशिया की भी नाकामी है। ईरान और वेनेजुएला में S-300 मिसाइल डिफेंस सिस्टम था, दोनों सिस्टम नकारा हो गए वो जून में, और ये एक दिन में बिजली बंद की तो कुछ भी नहीं, वो 150 जहाज आए और आके ले गए। ये जो मदुरो को जब लेके गए, मदुरो को लेके गए, और बड़ा साहब 6 महीने उन्होंने इसी चीज़ की क्या कहते हैं आप कह लें रिहर्सल की। उन्होंने सोचा कि उसी तरह ही कुछ बनाया, वही पैलेस बनाया केंटकी में, हाँ। और उसके अंदर बार बार ड्रिल करते रहे कैसे करना है, हाँ। और इतनी स्मूथली कर गए, स्मूथली, क्योंकि वो रडार से नीचे से वो जहाज उन्होंने उड़ाए हैं और उधर से वो आसानी के साथ। और असल में प्रॉब्लम वही आती है कि जब तक अंदर का बंदा इन्वॉल्व ना हुआ। तो यहाँ पर भी वहाँ पे एक अंदर का बंदा इन्वॉल्व था, वो यहाँ तक इन्फॉर्मेशन देता था कि वो किस अपना क्या कहते हैं जॉकिंग अपना जो करने जा रहे हैं, उनके ट्रैक सूट कौन सा पहना हुआ है, और उनके जो पेट्स हैं वो खाना कौन सा खाते हैं। इतनी एक्यूरेसी हो तो फिर अमेरिका दूसरी तरफ खड़ा हो, और दूसरी तरफ अमेरिका खड़ा हो। उन्होंने 6 माह पहले प्रैक्टिस की, उसी तरह का महल बना के चीजें करके एक ऑपरेट करेंगे कैसे हम। तो और ट्रम्प का ये जो एहसास है ना नाकाबिले शिकस्त होने का, मैं जो चाहे कर सकता हूँ, ये चीज़ दुनिया के लिए बड़ा खतरनाक है। तो अब याद रखें, ईरान को देखें और वेनेजुएला के ऑपरेशन को देखें, वहाँ 6 महीने ड्रिल किया गया, फिर ऑपरेशन किया गया। तो यहाँ पे उठ के आके अटैक कर लेंगे तो कितना मौसर होगा। तेहरान में एक ऐसा मुल्क जिसकी 9 करोड़ आबादी और गुंजान आबाद शहर है वो तेहरान है, अगर उसमें अटैक होता भी है बड़ाई साहब, तो नुकसान किसका होगा? अवाम का। तो अवाम को रेस्क्यू करने की बजाय उल्टा रजीम को ज़्यादा स्ट्रेंथन करेंगे, और वहाँ के ऊपर जो है जो नेशनलिज्म है उसके नाम के ऊपर वो सारा धड़ा इकट्ठा हो जाएगा। और रज़ा शाह पहलवी के बारे में अभी मैं पढ़ रहा था कि रज़ा शाह पहलवी जो है उनका बेटा है, उसके लिए तो वहाँ पे जितनी भी सपोर्ट है वो उस तरीके से ऑर्गेनाइज्ड ही नहीं है। तो मेरा नहीं ख्याल, इसका मतलब है कि अगर आप हमलावर भी हो जाएंगे तब भी आप रजीम आर्जी तौर पे तो कुछ कर सकते हैं, आर्जी तौर पे कर लेकिन सकते, उसका मुकम्मल बंदोबस्त कोई नहीं, मुकम्मल बंदोबस्त कोई नहीं। ऐसी पॉलिटिकल फोर्स नहीं है जी जी जो आके नुमाइंदगी कर दे, या चले झूठा बहाना ही कर दे कि हम नुमाइंदगी कर रहे हैं, ऐसा कुछ नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं है। और याद रखें, इरानियन जरा कौम को हमें समझने की बड़ी अच्छा जरूरत है। जब अमेरिका का नाम आएगा तो वो खुद में इकट्ठे हो जाएंगे। बड़ा साहब उन्होंने 79 में नारा लगाया था, ला शर्किया ला गरबिया, ना हम मशरिक में कम्युनिज्म को मानते हैं और ना मगरिब में कैपिटलिज्म को मानते हैं। तो वो देख लें अपना लेके रजीम आगे। तो इसलिए नफ्सियात का भी बड़ा मामला कि भाई जो भी इनके साथ करेगा मामला ईरान के साथ, तो हम उस पर 25% टैरिफ लगा देंगे। हाँ जी, और उन्होंने उसमें कहा है कि जो भी कंट्री उनके साथ तिजारत करता है, तो इंटरेस्टिंगली लगेगा तो हम पे भी, क्योंकि हमारी भी जो एक्सपोर्ट्स हैं वो $2.7 बिलियन है और इम्पोर्ट है $2.4 बिलियन लगभग है। लेकिन इंटरेस्टिंग कंट्री है इंडिया, वो है जो नेट में आती है, जो नेट में आती है। हाँ, जो नेट में आती है, सही बात है। अभी बॉर्डर की बात नहीं हम कर रहे, लेकिन इंडिया पे बड़ा सब इंटरेस्टिंगली 75% टैरिफ लग जाएगा, क्योंकि वो भी कर रहे हैं। ओ हाँ, 50 तो पहले लगा हुआ है, अगर तो ये वाला ईरान वाला भी 25 डाल दें तो 75% इंडिया के ऊपर लग जाएगा। नो डाउट उनका तिजारत का वॉल्यूम जो है वो हमसे तो बड़ा लो है, लेकिन मेरे ख्याल में इस तरीके से जैसे मैंने आपको कहा, वो उनकी ऑक्सीजन बंद कर रहे हैं ईरानी रजीम की है। और यहाँ पे एक मैफी पहलू है छुपा हुआ, वो बड़ा ज़रूरी है। आपको पता है ईरान के अंदर जो अद्वियात हैं 80% वो खुद बनाते हैं, क्योंकि डायरेक्ट पाबंदी तो नहीं अद्वियात के ऊपर, लेकिन वहाँ पे कोई शिपमेंट की कंपनी जो वेस्ट की है और इंश्योरेंस कंपनी उस जहाज़ की इंश्योरेंस नहीं करती जो अद्वियात लेके आ रहा है, क्योंकि अमेरिका और यूरोप का थ्रेट है कि जो कंपनी इन्वॉल्व होगी उसको भी हम बैन कर देंगे। तो ऐसी सूरत में थैलेसीमिया के जो बच्चे हैं बड़ाई साहब, वो वहाँ पे मर गए, हेमोफीलिया के बच्चे मर गए, जिल्द का कैंसर, उसके अलावा जो कीमो कराने के बड़े मसाइल हैं, कई बच्चे हज़ारों की तादाद में है पिछले 45 साल में। आप ये तो कह सकते हैं ईरान के रजीम की पॉलिसी भी इसमें अमल दखल है, लेकिन दूसरी तरफ वो जो खामोश कत्लेआम वेस्ट कर रहा है, अगर आपको इतना ही इंसानी हकूक़ की परवाह है तो आप उन बच्चों के लिए खोल दें अद्वियात, वहाँ एटलीस्ट लाइफ सेविंग ड्रग्स तो जाने दें, उनको तो जाने दें। तो इसके अंदर ये हमदर्द नहीं है बिल्कुल भी।